तो सोचिए, साल था 1947, भारत को आज़ादी मिल चुकी थी, पर अब सवाल ये था कि आगे का रास्ता क्या होगा। देश को आर्थिक तरक्की के लिए कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। और जानते हैं, इस बड़े चुनाव की झलक, इसकी पूरी महत्वाकांक्षा हमें उस दौर के डाक टिकटों में देखने को मिलती है। तो ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे ना, बांध, कारखाने, रिफाइनरी, इन्हें आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया। और ये सिर्फ नाम नहीं था, ये एक सोच थी, एक सपना था कि एक नया भारत बनेगा जो अपने औद्योगिक और कृषि ताकत के दम पर खड़ा होगा। लेकिन क्या ये कहानी इतनी सीधी है? तरक्की की ये तस्वीर जितनी अच्छी दिखती है, क्या उतनी ही अच्छी थी सबके लिए? यहीं पर असली कहानी का संघर्ष शुरू होता है, क्योंकि अक्सर कुछ लोगों की तरक्की की कीमत किसी और को चुकानी पड़ती है। तो ये जो कीमत वाली बात है ना, इसको और अच्छे से समझने के लिए चलिए सीधे चलते हैं भारत के ओडिशा राज्य और वहां के एक असली किस्से को देखते हैं। तो हुआ ये कि उड़ीसा में ना लोहे के बहुत बड़े बड़े भंडार थे, मतलब जमीन के नीचे खजाना छिपा था। और उसी समय दुनिया भर में स्टील की मांग बेतहाशा बढ़ रही थी। तो जाहिर है ये निवेश और नौकरियों के लिए एक सुनहरा मौका था, एक ऐसा मौका जिसे कोई भी हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। पर यहीं से वो बड़ा सवाल खड़ा होता है, जिसका जवाब आज भी हम ढूंढ रहे हैं कि इस तरह के विकास का फायदा असल में किसको मिलता है। और यहीं से पता चलता है कि विकास या डेवलपमेंट शब्द का मतलब सबके लिए एक जैसा नहीं होता। इस पर बहुत बड़ा विवाद है। देखिए, एक ही स्टील प्लांट, लेकिन उसको देखने के नजरिए कितने अलग अलग थे। राज्य सरकार को इसमें दिख रहा था पैसा, निवेश और ढेर सारी नौकरियां। वहीं जो आदिवासी समुदाय वहां सदियों से रह रहे थे, उनके लिए ये अपनी जमीन, अपने जंगल, अपनी पूरी जिंदगी खोने का डर था। और जब हितों का ऐसा टकराव होता है तो जाहिर है विरोध प्रदर्शन होते हैं। और पोएस्को स्टील प्लांट के खिलाफ जो हुआ, वो इसी टकराव का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो ओडिशा में जो सवाल उठ रहा था ना कि विकास का सही मतलब क्या है, ये असल में सिर्फ एक राज्य का सवाल नहीं था। ये उस बड़े वैचारिक संघर्ष का हिस्सा था जिसके बीच आज़ाद भारत खड़ा था। देखिए, उस समय पूरी दुनिया दो बड़े खेमों में बटी हुई थी। तो रास्ते थे दो। एक तरफ था अमेरिका और यूरोप का पूंजीवादी यानी कैपिटलिस्ट मॉडल। इसका सीधा सा मतलब था सब कुछ प्राइवेट कंपनियों और खुले बाजार पर छोड़ दो। और दूसरी तरफ था सोवियत संघ का समाजवादी यानी सोशलिस्ट मॉडल, जहां सब कुछ सरकार के हाथ में था। सरकार ही तय करती थी कि क्या बनेगा, कैसे बनेगा। अच्छा, इन दोनों मॉडल्स को समझने के लिए ना लेफ्ट विंग और राइट विंग यानी वामपंथ और दक्षिण पंथ को समझना जरूरी है। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो लेफ्ट विंग सोचती है कि देश के भले के लिए सरकार को अर्थव्यवस्था पर कंट्रोल रखना चाहिए। वहीं राइट विंग का मानना है कि तरक्की का सबसे अच्छा रास्ता है खुली कंपटीशन और सरकार को इसमें ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए। तो अब सवाल था कि भारत क्या करेगा? क्या वो अमेरिका के रास्ते पर जाएगा या सोवियत संघ के? हमारे नेताओं ने जो आज़ादी की लड़ाई से निकले थे, उन्होंने इन दोनों रास्तों को देखा, परखा और फिर फैसला किया कि भारत इन दोनों की नकल नहीं करेगा। वो अपना खुद का एक तीसरा, एक अनोखा रास्ता बनाएगा। तो सवाल उठता है कि भारत ने आखिर सरकारी दखल वाला रास्ता ही क्यों चुना? देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ी और मजबूत सोच थी। सब इस बात पर सहमत थे कि देश की सबसे बड़ी चुनौती है गरीबी, और गरीबी मिटाने और सबको न्याय दिलाने की इतनी बड़ी जिम्मेदारी सिर्फ प्राइवेट कंपनियों के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। ये काम तो सरकार को ही आगे बढ़कर करना होगा। और अब सुनिए कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा। शायद ऐसा लगे कि देश के उद्योगपति तो सरकारी कंट्रोल के खिलाफ होंगे, है ना? लेकिन नहीं। 1944 के मशहूर बॉम्बे प्लान में भारत के सबसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने खुद सरकार से कहा कि आप आगे आइए और अर्थव्यवस्था में बड़ा रोल निभाइए। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि बड़े बड़े बांध, सड़कें, बिजली, ये सब बनाने का काम अकेले प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता, और इसके बिना उनके अपने उद्योग भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो बस यहीं से जन्म हुआ भारत के अपने रास्ते का, जिसे नाम दिया गया मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी। ये एक ऐसा अनोखा सिस्टम था जिसमें सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करने वाले थे। सरकार विकास का एक बड़ा नक्शा, एक ब्लूप्रिंट तैयार करेगी, और प्राइवेट कंपनियां भी उस नक्शे के अंदर रहकर अपना काम करेंगी। तो ठीक है, विचार तो बहुत अच्छा था, मिक्स्ड इकोनॉमी। पर इस विचार को, इस सपने को जमीन पर कैसे उतारा जाए, इसके लिए क्या सिस्टम बनाया गया? चलिए अब वो देखते हैं। तो इसका पूरा एक ढांचा तैयार किया गया।
सबसे पहले बना प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग, जिसके मुखिया खुद प्रधानमंत्री थे। फिर सोवियत संघ से प्रेरणा लेकर पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल अपनाया गया, यानी हर 5 साल के लिए एक पूरा प्लान बनाया जाएगा कि देश का पैसा कहाँ और कैसे खर्च होगा। और यही बना आधुनिक भारत को बनाने का ऑफिशियल ब्लूप्रिंट। और फिर कमाल होना शुरू हुआ। वो जो सपने हमने बिल्कुल शुरुआत में उन छोटे छोटे डाक टिकटों पर देखे थे ना, वो अब धीरे धीरे पूरे देश में हकीकत बनते जा रहे थे। जैसे कि ये हीराकुंड बांध, ये कोई कल्पना नहीं थी, ये इन्हीं पंचवर्षीय योजनाओं का नतीजा था। एक विशाल प्रोजेक्ट जिसे देश में सिंचाई और बिजली की कमी को दूर करने के लिए बनाया गया था। और बात सिर्फ बांधों तक ही नहीं रुकी, गुवाहाटी रिफाइनरी जैसे बड़े बड़े उद्योग लगाए गए। मतलब ये प्लान सिर्फ 1-2 चीजों पर नहीं, बल्कि देश के हर जरूरी क्षेत्र पर ध्यान दे रहा था। उद्योग के साथ साथ देश का पेट भरने का भी तो सवाल था। इन योजनाओं ने खेती पर भी पूरा ध्यान दिया। और इसका नतीजा क्या निकला? 1968 की गेहूं क्रांति, जिसने भारत को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया। तो इस ब्लूप्रिंट ने एक नए भारत की नींव तो रखी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो जो एक बुनियादी सवाल था जो हमने ओडिशा की कहानी में देखा था कि तरक्की किसके लिए और किसकी कीमत पर, वो संघर्ष, वो सवाल कभी खत्म नहीं हुआ। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े और सार्वभौमिक सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। कोई भी देश हो, वो तरक्की की रफ्तार और अपने सभी लोगों के लिए न्याय, इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाए? ये एक ऐसा सवाल है जो कल भी जरूरी था, आज भी है और शायद आने वाले कल में भी रहेगा। और इस पर सोचना हम सबके लिए जरूरी है।